हार वही होती है जो आप मान लेते हैं, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। मैं हूं अनुराग शर्मा और आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने जो पढ़ा था कि पुरातत्व में जो प्राचीन साक्ष्य वगैरह मिलते हैं तो उनको किस प्रकार से भौतिक विज्ञान मदद करता है बेहतर विश्लेषण में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पुरातत्व और रसायन विज्ञान का क्या विस्तृत संबंध है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पुरातत्व प्राचीन सभ्यताओं और उनके अवशेषों का अध्ययन करता है, जबकि रसायन विज्ञान इन अवशेषों की गहराई से जांच करता है। मतलब कि वैज्ञानिक विश्लेषण में उन अवशेषों की साइंटिफिक एनालिसिस में जो केमिस्ट्री होती है वो मदद करती है। अब किस प्रकार से मदद करती है हम इसको समझ लेते हैं। प्राचीन अवशेषों की उम्र निर्धारित करना, मतलब कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनकी उम्र कैसे निर्धारित की जाती है, इसमें जो है ये रसायन विज्ञान भी मदद करता है। जैसे कि एक टेक्निक होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको C14 कहते हैं। जो भी जैविक चीज़ें हैं उनमें एक C14 नाम का कार्बन जो है वो कांस्टेंट पाया जाता है जब तक वो जीवित रहती हैं। इसके आइसोटोप कांस्टेंट पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस C14 की मात्रा एक दर के साथ घटने लगती है। इसको हम विस्तार में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि 1% जो है 1 साल में घट रही है, 1 ईयर में 1% घट रही है, ऐसा ये सिर्फ मान लेते हैं। तो जब जो है हम मान लो किसी आर्टिफैक्ट को पाते हैं, मान लो 50 साल बाद पाए, तो उसमें कार्बन C14 की मात्रा कितनी कम हो जाएगी? 50%। तो इस प्रकार से हम C14 की मदद से उस जो पूरा वस्तु होती है उसकी एज निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा भी गया है कि रेडियो कार्बन धीरे धीरे रेडियोधर्मी क्षय करता है और उसकी विशेष मात्रा के आधार पर वस्तु की आयु का पता लगाया जाता है। यह विधि जो है वो 50,000 साल तक के पुराने अवशेषों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा एक और होती है विधि जिसकी वजह से हम पुराने अवशेषों की उम्र को निर्धारित कर सकते हैं। वो होते हैं यूरेनियम थोरियम डेटिंग। ये भी एक डेटिंग है। खनिज और चट्टानों में यूरेनियम और थोरियम के विखंडन के आधार पर इसकी उम्र ज्ञात की जाती है। देखिए, हम लोग डेटिंग का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना जान लीजिए कि 2-3 तरह की डेटिंग्स होती हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग हो गई, यूरेनियम थोरियम डेटिंग हो गई। इसके अलावा पोटेशियम आर्गन डेटिंग हो गई, जो पत्थरों की उम्र निकाली जाती है। एक होता है थर्मोल्यूमिनेसेंस। ये क्या होता है कि जैसे प्राचीन काल में मान लो ये कोई मृदभांड है, तो इसको मान लो गर्म करके बनाया गया होगा, तो इसमें क्या होता है, कुछ अवशेष जो है इसी के आग के अंदर, वो उसी के पार्टिकल जो होते हैं वो इसी में रह जाते हैं। तो जब इस अवशेष को पुनः गर्म किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा, तो थर्मोल्यूमिनेसेंस निकलता है। मतलब कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है और उस उत्सर्जन की मात्रा को नाप करके वैज्ञानिक तरीके से इसकी उम्र निकाली जाती है। ये किस किन चीज़ों में काम आता है? तो ये मिट्टी में काम आता है, सिरेमिक में काम आता है, ठीक है। इस प्रकार से प्राचीन बर्तन हो गए, जो ईंट मिले, उनकी उम्र जानने में ये चीज़ काम आती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि प्राचीन सामग्रियों की संरचना का अध्ययन करता है, एनालिसिस ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट। इसमें क्या होता है कि रसायन विज्ञान जो होता है वो प्राचीन काल के जो पेंट्स हैं, जो पिगमेंट्स वगैरह हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो गुफा चित्रकारी होती है, गुफा चित्रकारी में क्या होता है कि कई तरह के कलर्स का यूज किया जाता है। तो उन कलर्स का मिक्सचर किस प्रकार से बनाया गया, उन कलर्स का कॉम्बिनेशन क्या था, कौन से प्राकृतिक पदार्थों की वजह से उनका उपयोग किया गया और उन कलर्स में नेचर का क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आर्कोलॉजिस्ट रसायन विज्ञान का सहारा लेते हैं। मूर्तियों के उपयोग किए गए रंगों का रासायनिक संरचना जानने के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं, मिस्र की पेंटिंग में ब्लू पिगमेंट मिले थे। आप जब भी मिस्र की पेंटिंग देखोगे तो वहाँ पे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखता है, आंखों के पास दिखता है। तो उस ब्लू पिगमेंट में किस प्रकार की रासायनिक संरचना का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में अगर जानना है तो हमको रसायन विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए आर्कियोलॉजी में। सिरेमिक और कांच का विश्लेषण, सिरेमिक भी एक पदार्थ है और कांच जो है प्राचीन काल से जो मिले हैं उनका विश्लेषण करने के लिए भी रसायन शास्त्र का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा भोजन और पेय अवशेषों का अध्ययन। देखिए, प्राचीन काल में भी लोग भोजन तो करते ही थे, तो भोजन में वो क्या क्या भोजन करते थे, उनका पसंदीदा पेय क्या था, वो कौन कौन सी चीज़ें पीने के लिए उपयोग करते थे। तो इनके जब अवशेष मिलते हैं उत्खनन में, तो उन अवशेषों को जांचने के लिए रसायन विज्ञान के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो उनका रासायनिक विश्लेषण कैसे होता है,
इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें रसायन शास्त्र पे निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा जो है औज़ारों पर मिले जो कार्बनिक अवशेष हैं, उनके अध्ययन के लिए, प्राचीन जो शराब मिली है, जो सोमरस वगैरह होते हैं, उनके अध्ययन के लिए, मतलब जितना भी प्रकार का मिश्रण मिलता है, जैसे पेय पदार्थ हो गया या फिर किसी भी औद्योगिक उपयोग के लिए जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी, तो उनका अध्ययन करने के लिए हम रसायन विज्ञान में आर्कियोलॉजी पर निर्भर रहते हैं। तेल और मसालों के जो निशान मिलते हैं, उनका अध्ययन के लिए हम रसायन विज्ञान पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा पॉइंट 4 जो है, वो कहता है कि संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए भी हमें रसायन विज्ञान पे निर्भर रहना पड़ता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि ये कोई एक आर्टिफैक्ट, ए नाम का आर्टिफैक्ट मिला है, तो ये किसी भी पदार्थ की इसकी संरचना कुछ भी हो सकती है। ये लकड़ी का हो सकता है, सींग का हो सकता है, या इसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर ये मेटल्स का हो सकता है। तो अलग-अलग पदार्थ के अ, जो साक्ष्य होते हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए हम रसायन विज्ञान की अलग-अलग टेक्निक्स का यूज़ किए करते हैं, अलग-अलग एसिड्स का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि संरक्षण और पुनर्निर्माण, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास अच्छी टेक्निक्स नहीं होती थी, तो आर्टिफैक्ट जो होते थे, उनको निकालने के बाद भी वो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाते थे। लेकिन आज मॉडर्न ज़माने में हमारे पास अच्छी टेक्निक्स हैं, अच्छे नए-नए शोध अनुसंधान हुए हैं, जिसकी वजह से हम इन आर्टिफैक्ट्स अच्छे से रिकवर भी करते हैं और इनको संरक्षित भी करते हैं। जैसे धातु की वस्तुएँ हो गई, उदाहरण के लिए कांस्य मूर्तियों को जो है उन पे जो एक प्रकार की कोटिंग जमा हो जाती है हज़ारों सालों में तापमान और नमी के कारण, तो उनको एसिड से साफ़ किया जाता है। ये सब जो स्टडीज़ होती हैं, ये आर्कियोलॉजी में रसायन शास्त्री ही हमको सिखा के जाते हैं, ठीक है? चित्र और भित्ति चित्र को संरक्षित रखने के लिए भी उनका रंग रंग फीका ना पड़ जाए, या जो भी हम आर्टिफैक्ट रिकवर किए हैं, उनको संरक्षण के लिए भी हम रसायन शास्त्र का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैविक अवशेषों के विश्लेषण के लिए जो भी प्राचीन कालीन मनुष्य के या जानवरों के या वनस्पतियों के जैविक अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनमें हड्डियाँ हो गई, दांत हो गए, इनके रासायनिक विश्लेषण के लिए इनमें कौन-कौन से कार्बन के और नाइट्रोजन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, और उन आइसोटोप्स के अध्ययन से हमको क्या पता लगता है कि उस ज़माने के लोग कृषि करते थे या शिकार करते थे या मछली पकड़ते थे, और उनका किस प्रकार का भोजन था उनका, उनकी भोजन संरचना किस प्रकार थी। क्योंकि हड्डियों में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके आधार पे हम इन सब चीज़ों पे निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं। डीएनए का अध्ययन करने में भी जो है ये रसायन शास्त्र हमारा मतलब मदद करता है, क्योंकि उन डीएनए से उनकी बीमारियाँ, उनकी जातीयता और उनके आनुवंशिक लक्षणों का ज्ञान होता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का अध्ययन करने में भी हमारा रसायन शास्त्र मदद करता है। जब आर्कियोलॉजी में एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण किया जाता है। तो मिट्टी और चट्टानों में भी उनकी रासायनिक संरचना कौन-सी है, कि मिट्टी में कौन-सी ह्यूमस ज़्यादा है, या फिर कौन-कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, कौन सा खनिज ज़्यादा है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, या प्राचीन काल में जो मिट्टी की संरचना थी वो कैसी थी, चट्टानों में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें रसायन शास्त्र की जानकारी होना ज़रूरी है। उसके अलावा परागकण, पोलन एनालिसिस है, हालाँकि ये जीव विज्ञान का है, लेकिन इसमें भी पोलन एनालिसिस में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि उस समय की वनस्पति का प्रकार कैसा था। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है कि धातु कर्म का जो अध्ययन करते हैं, तो धातु कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रसायन शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन औजारों, आभूषणों और हथियारों में बहुत सारे जंग लग जाते हैं, बहुत सारी कोटिंग्स आ जाती हैं। उन कोटिंग्स को कैसे हटाना है, जिससे कि जो मुख्य अवशेष है, उसको जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसको किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए हमें रसायन शास्त्र की जानकारी होना ज़रूरी होता है। फॉरेंसिक पुरातत्व में भी जैसे कि डेड बॉडी वगैरह हो गई, डेड बॉडी जो भी रिकवर होती हैं, जो भी कंकाल रिकवर होते हैं, उन कंकालों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए और उन कंकालों को संरक्षित रखने के लिए हमें रसायन शास्त्र की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी भी केमिस्ट्री लैब में जाओ तो वहाँ पे कई सारे मेढक या जीव जंतुओं को अनेक तरह के घोलों में डुबा करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम जो पुराने अवशेष निकलते हैं, उनको भी संरक्षित रखने के लिए हाँ, हम अनेक प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे सेपरेट अध्याय में पढ़ेंगे। अभी केवल हम रसायन शास्त्र किस प्रकार से आर्कियोलॉजी में हेल्प करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा ये थोड़ा-सा फिज़िक्स का भी पार्ट है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हो गई, ये चुंबकीय विकिरण पे काम करता है, और चुंबकीय विकिरण को जब किसी वस्तु से गुजारा जाता है, तो वो उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में जानकारी देती है। क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? क्रोमैटोग्राफी भी जो है, ये बर्तनों और अवशेषों से मिलित कार्बनिक पदार्थों को अलग-अलग घटकों में विभाजित करने के लिए, क्रोमैटोग्राफी में मान लो क्या होता है कि जैसे कोई विलयन है,
एक जो है घोल है, तो इसमें से किसी विलयन को अलग करना हो तो उसको क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब कार्बनिक पदार्थों को अलग करना होता है अवशेषों से, तो उसमें क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है। रेडिएशन तकनीकें क्या होती हैं कि भाई साहब मान लो कोई वस्तु के बारे में जानकारी लेनी है तो कई प्रकार के रेडिएशन डाल के उसके संगठन, उसकी संरचना और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम निष्कर्ष देखें तो रसायन विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान दोनों जो है आर्कियोलॉजी को मजबूत करने में मदद करते हैं। जहाँ आर्कियोलॉजी जो है वो पुराने अवशेषों का और जो भी आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं उनको संरक्षित करती है, उन पे शोध करती है। तो रसायन विज्ञान जो है उनके वैज्ञानिक अध्ययन पे, उनके संरक्षण पे इस प्रकार से मदद करती है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।